आज हम कक्षा 12वीं का दूसरा पाठ शुरू कर रहे हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद भारत में 1951 के अंत में और 52 के शुरू में प्रथम लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें उस समय की प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ। तो प्रथम 3 आम चुनाव, इनमें भारत में एक दल की प्रधानता का युग कहा जाता है। इसमें कांग्रेस को न केवल स्पष्ट बहुमत मिला, बल्कि एक ऐसा बहुमत मिला जिसके आसपास कोई भी विपक्षी दल खड़ा नहीं हो सकता था। हमारा आज का प्रश्न है, भारत में दलीय प्रणाली की विशेषता। भारत में जितने भी दल पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है। आज हमारा प्रश्न एक दल के प्रभुत्व का दौर में भारत में दलीय प्रणाली की विशेषता है। पहली विशेषता है बहुदलीय प्रणाली। भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें 5 मुख्य राष्ट्रीय दल और 56 राज्य स्तरीय दल हैं। समय समय पर कोई दल ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतता रहता है, कोई दल पिछड़ जाता है। किसी राज्य स्तरीय दल की राज्यों में सरकार स्थापित हो जाती है और अगले आम चुनाव में वो सत्ता से बाहर हो जाती है। तो भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। बहुदलीय शासन प्रणाली में क्या विशेषता रहती है कि इसमें अनेक व्यक्ति जो कि राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्य बनते हैं या नया राजनीतिक दल स्थापित करते हैं। तो इसमें मतदाताओं के सामने बहुत से विकल्प रहते हैं कि हम किस पार्टी को सत्ता प्रदान करें। तो बहुदलीय प्रणाली भारतीय दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है। अगला पॉइंट है स्पष्ट संवैधानिक विचार, स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था का अभाव। यानी कि दल का गठन कैसे किया जाए, उसका संविधान क्या होगा, इन सब बातों का भारत के संविधान में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। लेकिन संविधान के भाग 3 में बताया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति संघ या कोई भी दल का गठन का निर्माण कर सकता है और उसके लिए आगे कार्य कर सकता है। लेकिन दलों का जो संविधान क्या हो, उनके कार्य प्रणाली कैसी हो, इस बारे में स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था का अभाव है। अगला है प्रभावशाली विरोधी दल का उदय। यानी कि जब हमने शुरू में ही बताया, भारत के प्रथम 3 आम चुनाव 1967 तक एक दल की प्रधानता का युग रहा। उसके बाद धीरे धीरे भारत में एक प्रभावशाली विरोधी दल का उदय होने लगा, जिसमें शुरू के प्रथम 3 आम चुनाव थे, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी, पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी 25 लोकसभा सीट जीतकर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाई। उसके बाद समय समय पर अनेक पार्टियां विपक्षी दल या पार्टियों का गठजोड़ विपक्षी दल की भूमिका निभाता रहा। लेकिन प्रभावशाली विपक्षी दल 1967 के चुनाव के बाद ही तय हुआ। जैसे 1977 में, जब 1975 में आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था और वो 1977 में समाप्त हुआ और उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसमें जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद प्रभावशाली विरोधी दल का उदय होना भारतीय दलीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें प्रभावशाली विरोधी दल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगला इसमें पॉइंट है जनता के साथ कम संपर्क। भारतीय दलीय प्रणाली में माना जाता है कि राजनेता या जो पार्टी चुनाव लड़ती है
वो चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। भारतीय संदर्भ में ये बात कुछ हद तक हम सही कह सकते हैं कि जनता के साथ कम संपर्क। जब चुनाव आते हैं तो सभी दलों के नेता अपने अपने दफ्तरों से बाहर निकलते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों को अनेक प्रकार के आश्वासन देते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करने के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद वो जो आश्वासन है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और जनता फिर 5 साल के लिए एक प्रकार से इंतजार करती रहती है। विकास होता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जो कार्य सरकार या उन दलों ने करना चाहिए, वो नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है दलों में लोकतंत्र का अभाव। भारतीय दलीय प्रणाली में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है उनमें लोकतंत्र का अभाव रहता है। जब किसी पार्टी का प्रधान या अध्यक्ष कोई निर्णय करता है तो वो सर्वमान्य होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों में सबसे बड़े नेता के विरुद्ध ही बयानबाजी की जाती है और इससे उस दल के अनुभव, अनुशासनहीन और एक प्रकार से कह सकते हैं लोकतंत्र का जो अभाव है वो झलकता है। और कई बार पार्टियां एक परिवार की पार्टी बनकर रह जाती हैं। जब हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो भारत में यह बात छिपी हुई नहीं है कि अनेक राजनीतिक दल, परिवार, आगे वंश के अनुसार पार्टी का नेतृत्व किया जाता है। तो लोकतंत्र का अभाव और अपने नेता के खिलाफ बयानबाजी और एक प्रकार से उसके विरुद्ध कार्य करना, ये भी भारतीय दलीय प्रणाली में विशेषता में गिना जाएगा। अगला है सेवा भावना का अभाव। भारतीय दलीय प्रणाली में सेवा भावना का अभाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब कोई भी सत्ताधारी दल सत्ता प्राप्त कर लेता है तो वो अपने आप को जनता से दूर कर लेता है। पहले तो चुनाव के समय तो वो दरवाजे दरवाजे वोट मांगते फिरते हैं, लेकिन चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उनसे मिलने जाने के लिए नज़दीकी शहर में या जिला केंद्र पर या राजधानी में ही मिलना पड़ता है। तो सेवा भावना का अभाव भी भारतीय संदर्भ में देखें तो एक भारत की दलीय प्रणाली की विशेषता मानी जाएगी। अगला पॉइंट है दल बदल। दल बदल भी भारतीय दलीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हरियाणा के संदर्भ में आयाराम गयाराम का मुहावरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रचलित हुआ था 1960 के दशक में, जिसमें अनेक नेताओं ने सुबह किसी पार्टी को ज्वाइन किया और अगले दिन या शाम को किसी और पार्टी को ज्वाइन किया। तो लोग मजाक में उस समय कह देते थे वह नेता आयाराम है या गयाराम। तो दल बदल का भारत की दलीय प्रणाली में बहुत बड़ा स्थान है। इसको दूर करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने, जब 1984 में राजीव गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने दल बदल रोकने के लिए एक 52वां संविधान संशोधन पेश किया, जिसमें कुछ हद तक इस दल बदल पर रोक लगाने, इसको बढ़ावा देने का कार्य किया। अगला पॉइंट है अवसरवाद की प्रवृत्ति। भारतीय दलीय प्रणाली में अवसरवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। अवसर के अनुसार ही समझौते, गठजोड़, गठबंधन होते हैं। चुनाव से पहले किसी दल को बुरा भला कहने वाला राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए उस दल के साथ कंधे से कंधा मिला लेता है और फिर वो सत्ता का भागीदार बन जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण जब हम देखते हैं कि 1951-52 में जो पहले चुनाव हुए और वर्तमान समय तक ऐसे अनेक उदाहरणों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है, जिसमें अवसरवाद के कारण गठबंधन हुए और टूटे। अगला पॉइंट है अक्षेत्रवाद के आधार पर गठित दल। भारत में अनेक अक्षेत्र के आधार पर गठित दल पाए जाते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसकी अलग अलग अक्षेत्रों की अलग अलग विशेषता होती है और उन अक्षेत्रों में अपने अपने कार्य,
अपने अपने संसाधन, अपने अपनी मांगें होती हैं और उसके आधार पर अनेक नेता उस क्षेत्रीय दल का गठन करते हैं। जैसे हम देखते हैं दक्षिण भारत में तेलुगु देशम, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, असम में असम गण परिषद और इधर जम्मू कश्मीर की पार्टियां। तो अक्षेत्रवाद को बढ़ावा देना भी भारतीय दलीय प्रणाली की एक विशेषता है, जिसके आधार पर अनेक राजनेताओं ने अक्षेत्रीय दलों का गठन किया। और अंतिम जो पॉइंट है वह है सांप्रदायिक दलों का उदय। अक्षेत्रवाद के साथ साथ भारत में अनेक सांप्रदायिक दलों का उदय भी भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक जम्मू कश्मीर की पार्टी है, तो भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ के अन्य प्रश्नों के लिए आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई पुस्तक पढ़ सकते हैं या दूसरी जो सहायक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन भी कर सकते हैं।